एलिवेटेड ट्रैक का कॉन्सेप्ट है या और बैंकिंग ऑफ रोड होता है, किताब में लिखा होगा ऐसे, बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये जो बैंकिंग ऑफ रोड या एलिवेटेड ट्रैक है, ये मदद करेगा एक पार्टिकल को, जैसे मान लो ये एक ट्रैक है विथ सम एलिवेशन, ये एक एलिवेटेड ट्रैक है जो कि थीटा पर है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक हेवी व्हीकल को रखूं इस एलिवेटेड ट्रैक में लाइक दिस, ये एक हेवी व्हीकल है जिसका मान लो काफ़ी वाइडर कॉन्टैक्ट है ना। तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो थ्रू द सेंटर ऑफ मास weight mg will act vertically downward like this, or normal contact force from the elevated track will be like this। यहाँ हम लोग दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। केस वन अगर ये स्मूथ एलिवेटेड ट्रैक या स्मूथ, ये ट्रैक जो हम लोग लिए हैं ये स्मूथ ट्रैक पहले मान लेते हैं, हालांकि ये प्रैक्टिकली दिक्कत है, लेकिन फ़िलहाल मान लेते हैं कि अगर ये स्मूथ ट्रैक होगा, है ना, तो क्या इसमें सर्कुलर, जैसे हम लोग स्मूथ रोड पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में उस तरह का ड्रामा तो संभव नहीं है सर्कुलर मोशन का लेकिन एलिवेटेड ट्रैक अगर स्मूथ हो तो यहाँ एक सर्टेन लिमिट का सर्कुलर मोशन हम देख सकते हैं, एक सर्टेन एक्सटेंट ऑफ सर्कुलर मोशन का एग्जिस्टेंस दिखाया। तो वो क्या है वो मैं पहले बता दूं। तो mg ऐसे एक्ट कर रहा है। अब mg को अगर तुम रिजॉल्व कर लो, mg को रिजॉल्व कर लो तो यू कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ mg दिस वे, हाँ या ना। तो mg का मेरे को एग्जिस्टेंस दिखेगा इन टू कंपोनेंट्स, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। This shows that by virtue of mg sin theta, ये heavy vehicle on smooth elevated track can have a general tendency of sliding downward। अब यहाँ तो मैं इसको तो खड़ा तो नहीं करके रखना है मेरे को, ये एलिवेटेड ट्रैक सिर्फ एक पोजीशन में एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। ये एलिवेटेड ट्रैक पूरा चारों तरफ है ना। ये एलिवेटेड ट्रैक का पोजीशन ऐसे, मतलब तुम अभी चल रहा ना आईसीसी वर्ल्ड कप, तो आईसीसी वर्ल्ड कप में जो गैलरी है पूरा मैदान के चारों तरफ, वो गैलरी को अगर तुम मान लो पूरा एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बिछा दिया पूरा एलिवेशन में, तो एक एलिवेटेड ट्रैक हो जाएगा ना। स्टेयर केसेस जैसा है बैठने के लिए, और उसमें तुम एक फ्लैट सरफेस बैठा दो ना, हाँ ठीक है, तो तब वो एक एलिवेटेड ट्रैक तुमको ऑल अलोंग द ग्राउंड के चारों तरफ दिख रहा ना। तो यानी कि वो एक सर्कुलर ट्रैक है जो एलिवेटेड पोजीशन पे है। क्लियर है बात। तो उसी तरह का है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये एलिवेटेड ट्रैक यहाँ से शुरू हुआ है और उसका एलिवेटेड पोर्शन दूर तक है। तो होगा क्या, इसको अल्टीमेटली अगर ये अपना इस पोजीशन को मेंटेन रखे, यानी कि इतना सरफेस का कांटेक्ट वो विथ एलिवेटेड ट्रैक बना के रखे, ना नीचे जाना है ना स्लिप करके ऊपर जाना है, तो अल्टीमेटली इस पार्टिकल का जो प्लेन ऑफ सर्कल वो कुछ ऐसा होगा और इसका जो एक्चुअल सेंटर है वो शिफ्ट करके कुछ यहाँ चला जाएगा, है ना। ये सेंटर सी डैश हो जाएगा और इसका सर्कुलर लोकस हमको ऐसे दिखेगा, हाँ या ना। मतलब तुम वो जो मैं जो पैविलियन या गैलरी का बात कर रहा हूँ उसमें मान लो स्टेप्स है ना, मान लो जो 10th स्टेप है, तुम 10th स्टेप में झंडा लेके पूरा मैदान घूम रहे हो, तो इसका मतलब क्या, तुम एलिवेटेड ट्रैक में एक सर्टेन पोजीशन पे है, ना ऊपर गया ना नीचे स्टेप में आया, 10 से 9 में नहीं आया, 10 से 11 स्टेप में नहीं गया, 10 स्टेप पकड़ के पूरा मैदान घुमा। तो तुम्हारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक सर्टेन हाइट मेंटेन रहा कि नहीं। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो खुद का सर्कल होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द 10th स्टेप काउंट होगा, समझ रहे हो।
ज्योमेट्री को एनालाइज कर पा रहे हो? वेरी गुड। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि जो ग्राउंड पे जो सेंटर है वो इस मास के लिए यहाँ अपेरेंटली शिफ्ट हो जाएगा और उसका प्लेन ऐसे बनेगा, वर्चुअल प्लेन ऑफ सर्कल। अब है कि चूंकि mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा की वजह से इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी है टू कम डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो भाई साथ में इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो है बाहर की तरफ, ठीक है। अब जो mg का कंपोनेंट उसको स्लाइड करके नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, जो हम लोग कह रहे थे कि mg का जो कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड टेंडेंसी देगा नॉर्मल केस में, और जैसे ही पार्टिकल सर्कल में घूमने लगा विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी vt, तुरंत उस टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा। अब होगा क्या, जो जैसे डाउनवर्ड टेंडेंसी है इसमें तो फ्रिक्शन नहीं है, ये तो स्मूथ सरफेस है फिलहाल के लिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर चढ़ के mg साइन थीटा को काउंटर बैलेंस कर देगा। तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, यानी कि ये हो गया हमारा fc cos थीटा, और इधर नॉर्मली आ गया fc साइन थीटा। तो कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ अकॉर्डिंग टू FVD नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा प्लस fc साइन थीटा को, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बना कि n इज काउंटर बैलेंसिंग द कलेक्टिव फोर्स from the body perpendicular to the inclined plane, that is mg cos theta plus fc sin theta, ठीक है। एंड दूसरे तरफ जो टेंडेंसी टू स्लाइड mg sin थीटा है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है fc cos थीटा। समझ में आया? तो ये दो इक्वेशन मिलके अल्टीमेटली तुम देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैं इसके पहले दिन भी कहा था कि पूरा फिजिक्स में जब भी तुमको एक इंस्टेंटेनियस प्लेनर ज्योमेट्री पे आओगे, है ना, और FBD में तुमको 2, 10, 20, 1000 लाखों फोर्स दिखे, अल्टीमेटली तुमको सभी फोर्सेस का यूज कैसे करना है, इन वन सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ये एकदम भूलना नहीं है, इन वन सेट। वो सेट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वो सेट ऑफ लाइन देखो ऐसे बनाया, ध्यान से देखो, एक लाइन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिया और एक लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन लिया। उस हिसाब से देखो मैंने दो इक्वेशन लिखा, वन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन n इज इक्वल टू दिस फोर्सेस, और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिया, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ये वन सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में पहले मैंने सभी फोर्सेस को लाया और फिर अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ लाइंस फोर्सेस को बैलेंसिंग दिखाया, ठीक है। तुमको मन करे तो तुम इसको नहीं लिखना चाहते हो मत करो, तुम ये सेट ऑफ लाइंस लेना चाहते हो तो लो। अगर तुम्हारा हिसाब से ये सेट ऑफ लाइंस है तुम्हारा रेफरेंस लाइन, तब तुमको करना क्या चाहिए, इस FBD में जो भी चीज़ है उस चीज़ में तुमको क्या करना है, mg को यूज़ करना है, mg का कंपोनेंट को नहीं। कारण अब तुम्हारा ये रेफरेंस है ना, इसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ गया, नॉर्मल ऐसे गया, अब नॉर्मल को रिजॉल्व कर दो, बाकी ये दोनों तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में है ना तुम्हारा रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग। गेटिंग मी और नॉट? ये जो थीटा का एंगल है जियोमेट्रिकली, तो फिर ये थीटा फिर ये थीटा, तो तब ऊपर हमारा हो गया n cos थीटा, इनवर्ड हो गया n साइन थीटा। या तो ये काम करो या फिर ये काम करो, दोनों में कोई एक, जो भी करो आंसर सेम ही आना है, ठीक है। एक प्लेनर ज्योमेट्री का मैकेनिज्म क्या होता है, वी मस्ट सिलेक्ट one set of two mutually perpendicular lines and then according to our chosen set of lines we must bring all the forces along reference line and then we should write down the balancing forces। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ,
तो उसी हिसाब से देखो, आप देख रहे हैं कि ये जो हमने एलिवेटेड, स्मूथ एलिवेटेड ट्रैक में जो सर्कुलर मोशन का बात कर रहे हैं, यहाँ एक ही पर्टिकुलर स्पीड का सर्कुलर मोशन, मान लो अगर कहीं बनाया गया ऐसा एक हाइपोथेटिकल, सोचो कि कहीं इस चीज़ को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल इस तरह का एलिवेटेड सर्कुलर ट्रैक बनाया गया, और उस ओवरऑल एलिवेटेड ट्रैक में ऐसे करके, मान लो ऐसे करके लेन डिवाइड कर दिया, ये लेन 1, ये लेन 2, ये लेन 3, 3 गाड़ी को वो कहा कि एक ही एलिवेटेड ट्रैक में अपना रेस्पेक्टिव लेन में मेंटेन रखते हुए, लेन छोड़े बगैर अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करो। तो पता चलेगा चाहे वो लेन 1 का व्हीकल हो, लेन 2 का या लेन 3 का, तीनों को एक ही वेलोसिटी से परफॉर्मेंस करना पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं संभव है कि लेन 1 वाला ज़्यादा स्पीड से देन लेन 2 या कम स्पीड देन लेन 2, मतलब कोई भी दो अलग अलग लेन में अलग अलग स्पीड का सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा। क्योंकि चाहे तुम्हारा, देखो ध्यान से देखो, चाहे तुम लेन 1 में हो, लेन 2 में हो या लेन 3 में, सेट ऑफ FBD सेम ही आना है। क्लियर है बात, हाँ या ना? यानी कि अगर मान लो कहीं बाई चांस एक एलिवेटेड ट्रैक, स्मूथ एलिवेटेड ट्रैक का किसी टीचर मेरे जैसे मन का, हाँ, जो कभी कोई टफ क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देता है, ऐसा सवाल किया कि एक स्मूथ एलिवेटेड ट्रैक में 2-3 लेन बना हुआ है, ठीक है, टू कंप्लीट द circular locus, to complete the respective circle in their respective lane, who can run fastest? तो सवाल है भाई, कोई किसी से कंपैरेटिवली फास्ट या स्लो संभव ही नहीं है, एक ही पर्टिकुलर स्पीड का सर्कुलर मोशन होगा, रेंज ऑफ वेलोसिटीज नहीं हो सकता है। हम हाँ होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझ गया, तुम जो लेन 1 के लिए जो रेडियस होगा, ये वैल्यू के कंपैरिजन में ये जो विड्थ का गैप का जो तुम बात सोच रहे हो ना, ये कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगा। हाँ कैसे होगा रे बाबा, तुम सोचो ना, एलिवेशन कम हो, बेसी हो, कुछ भी हो, तुम आर्गुमेंट को समझो, मैथमेटिकल ऑर्डर को समझो। तुम लेन देखो, यहाँ कोई बॉडी है तो उसका जो mg cos थीटा है, यहाँ जो है उसका भी तो mg cos थीटा वही ना है। mg cos थीटा में चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। जो यहाँ होगा उसका भी mg cos थीटा वही है। अब रहा सवाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तुम कहोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका रेडियल वैल्यू ज़्यादा है, ये इसका रेडियल वैल्यू R1, इसका रेडियल वैल्यू R2, इसका रेडियल वैल्यू R3। हाँ, अब एक ही ट्रैक में ये तीनों का जो विड्थ है, गैप बिटवीन R2 एंड R1, गैप बिटवीन R3 एंड R2, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर वो गैप नेग्लिजिबल है तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफर नहीं मान सकते हैं। FC का वैल्यू चाहे यहाँ लगे, यहाँ लगे या यहाँ लगे, तीनों सेम होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर सेम होगा तो उसका यूज्ड कंपोनेंट्स भी सेम ही होगा। बात समझा? हाँ, अब अगर कहीं कंडीशन दे दे कि ये लेन विड्थ का, लेन 1, लेन 2 या लेन 3, इसका विड्थ इतना ज़्यादा है कि वो खुद कंपेरेबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस आर, तो रोड तो उतना एलिवेटेड ट्रैक उतना लंबा बनेगा क्या कि एक ट्रैक 2 किलोमीटर का, अगला फिर एक, कहाँ जाओ ना तुम, कौन ज़मीन देगा तुमको उतना बड़ा एलिवेटेड सर्कुलर ट्रैक बनाने के लिए? हाँ, फिजिक्स तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन जब तुम लैंड एक्वायर करने जाएगा ना, तो यहाँ तो बस संभव ही नहीं है। जोमी रोखा वाहिनी आ जाएगा ना लाठी लेके, और इतना मारबो करेगा कि बोलेगा कि छोड़ दो भैया फिजिक्स, भागो वहाँ से। बोलेगा तुम कंसिडर करेगा विड्थ ऑफ द लेन नेग्लिजिबल क्योंकि उसको बनाने के लिए तो हमको कितना बड़ा एलिवेटेड ट्रैक, मतलब कितना बेस लेंथ चाहिए होगा, है ना। फिर पता चला मैराथन में इधर जो दौड़ रहा है अगला को दिख नहीं रहा, उसको लग रहा कि मैं अकेले ही दौड़ रहा हूँ।
आस्ते आस्ते दौड़ रहा है, और दूसरा ट्रैक में भी कोई दौड़ रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है। समझा कि नहीं? फिर तुमको ड्रोन कैमरा चलाना पड़ेगा कि कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं बात? यही जब राफ, अच्छा इसमें छपने का है, हाँ छपो छपो छप, छप लिया, सब छप लिया, वाह बहुत तेज है तुम लोग छपने में। हाँ